नमस्कार दोस्तों। कानून सबके लिए है, लेकिन क्या हम सब उसे सही तरीके से समझते हैं? आज का एपिसोड आपके भेजे गए असली सवालों पर आधारित है। हिसार की सुमन से लेकर सूरत की काजल तक हर कोई किसी न किसी तरह की कानूनी उलझन में है। कोई तलाक के बाद न्याय चाहता है, कोई स्थायी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई उपभोक्ता के तौर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में देंगे, ताकि आप भी अपने अधिकारों को जाने और न्याय तक पहुंच बनाएं। आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ी हैं इप्सा सिंह मलिक, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से एलएलबी कर रही हैं और ये कानून के विषय में जानकारी प्राप्त कर रही हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से, जो आपके सवालों के आज जवाब देंगी। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस ने हमें भेजे हैं, जो भी उनकी कानूनी दुविधाएं उनको दूर करने के लिए, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला सवाल सुमन हिसार से पूछ रही हैं कि वो एक स्कूल टीचर हैं। उनके पति ने उनके खिलाफ तलाक का एक केस कर दिया, जबकि वो ससुराल में रह रही थी और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पति ने प्लान करके उनको मायके भेज दिया। सुमन कहती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब वो जानना चाहती है कि वो इंसाफ के लिए क्या कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है सुमन जी के साथ जो ये केस हुआ है, ये पहली बात तो एक फ्रॉड का केस है, क्योंकि जब भी हमें किसी केस की कोई जानकारी ही नहीं होती या फिर जजमेंट एक्स पार्टे होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में वो केस या वो मैटर इलीगल या वॉइड माना जाता है। सुमन जी फैमिली कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देके इस जजमेंट को कैंसिल करवा सकती हैं। उसके अलावा कई बार अगर ऐसा भी उनके साथ हुआ है कि उनको धमकाया गया है घर में, या फिर प्लानिंग के तहत उनको उनके मायके भेज दिया गया या उनके घर वापस भेज दिया गया, तो ऐसी सिचुएशंस में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी रिलीफ मांग सकती हैं और सीआरपीसी सेक्शन 125 में वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं। मैम, आपने अभी इस क्वेश्चन के जो आंसर में बताया कि एक एक्स पार्टी जजमेंट का आपने नाम लिया, तो आप हमारे ऑडियंस को एक सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि वो क्या होता है? एक्स पार्टी जजमेंट यूजुअली वो जजमेंट्स होती हैं जिसमें एक दो पार्टीज में से एक पार्टी प्रेजेंट होती है और दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं होती, और दूसरी पार्टी के एब्सेंस में एक जजमेंट या फिर एक डिक्री को प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशंस को या ऐसे जजमेंट्स को हम एक्स पार्टी जजमेंट्स कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल गीता उन्नाव से पूछ रही हैं कि वो पिछले 10 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं। शुरू में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, लेकिन आज तक पक्का नहीं किया गया। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनकी पढ़ाई हुई शिक्षा से एग्जाम में, फिर भी स्कूल उन्हें स्थायी नहीं कर रहा और कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अब वो पूछ रही है कि इतने साल काम करने के बाद उन्हें पक्की नौकरी का हक है, और अगर स्कूल जानबूझकर उन्हें पक्का नहीं कर रहा तो वे क्या कर सकती हैं? देखिए, अगर मैं इस बात का सीधे तौर पे जवाब दूं तो बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल क्लेम कर सकती हैं। 10 साल से ज्यादा किसी भी जगह पे लगातार नौकरी करने के बाद आपका पूरा हक है वहां पे परमानेंट होने का। आपको अगर परमानेंट नहीं किया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकती हैं। आरटीआई के तहत क्लेम भी कर सकती हैं कि स्कूल आपको अपनी हायरिंग पॉलिसीज दिखाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे वो एक्चुअली में क्या क्लेम करते हैं और आपके हक में क्या बनता है। जब आप आरटीआई फाइल करें तो वहां पे आप अपने सारे रिकॉर्ड्स, अपनी सैलरीज, अपने जितनी भी रेलेवेंट चीजें हैं उन सबको प्रोड्यूस कीजिए, ताकि कोर्ट देख सके कि आपके रिकॉर्ड्स कितने वैलिड हैं, आपका क्लेम कितना वैलिड है, और इस तरीके से आपको वहां पे मोस्ट डेफिनेटली परमानेंट जॉब होने का हक भी है और मेरे हिसाब से आपको वो मिलेगा भी। मैम, जैसे उनको 10 साल हो गए कि वो एक टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रही है, तो उसमें तो स्कूल को फायदा हुआ होगा, क्योंकि वो उनको एक जो परमानेंट सैलरी होती है और जो एक टेम्परेरी सैलरी होती है उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो जो ये 10 साल उन्होंने संघर्ष किया, तो बाद में कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे सकता है कि वो जो 10 साल उनका संघर्ष है उसको भी उनको पैसे देने पड़ेंगे उस चीज के? देखिए, क्या होता है, कोर्ट कभी भी प्राइमा फेसे या फिर बिल्कुल देखते ही ऐसे तुरंत से आपको वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कोर्ट के पास एक ऑब्लिगेशन होती है सही होने की। तो ऐसे केसेस में, ताकि कोई फ्रॉडुलेंटली तरीकों से चीजें क्लेम ना कर ले, किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो, ऐसे में क्या होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा आपके पास अपने रिकॉर्ड्स सारे प्रेजेंट होने चाहिए जो आप कोर्ट को दोगे। जब आपके सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपके हक में कंपनसेशन का रिगार्ड बनता है तो कोर्ट आपको कंपनसेशन भी दिलवाती है और जितना जरूरत है उतना देती ही है। लेकिन अगर कंपनसेशन जितना कुछ नहीं बनता है, कि एक्चुअली ऑल ऑफ दिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन जो आपकी हायरिंग पॉलिसीज है, जो हम आरटीआई के तहत क्लेम कर सकते हैं और उसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली बनता है और कितना नहीं।
तो जब वो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगी, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गई, ऑफर लेटर हो गया, ये सब, उनको ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं जो ऐसे पेश करनी चाहिए कोर्ट में? ऐसे में डॉक्यूमेंट्स आपके शो होंगे। पहले तो आप ये दिखाओगे कि 10 साल की आपको कब हायर करा गया, विच इज योर ऑफर लेटर। जिसके बाद आप बताओगे कि क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने 10 साल तक वहां लगातार काम किया है, कि कोई हिंडरेंस नहीं आई है, बीच में आपने छोड़ा नहीं है। और प्लस उसके बाद आपके परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स कि आपने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, वो बता रही है कि उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया है एग्जैक्टली बच्चों ये को। सब चीजें भी काउंट होती हैं, क्योंकि आपने, अगर आप एक डिलिजेंट वर्कर हो और आपने लॉयल्टी के साथ इन सब अपने मॉरल्स प्रिंसिपल्स को कंसिडर करते हुए वहां पे काम किया है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि उन चीजों का भी आपको रिगार्ड मिले। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, देन उनकी सैलरी स्लिप्स, ये सब चीजें जब आप प्रोड्यूस करते हो तो कोर्ट आपको कंसिडर करता है। ये केस कहाँ पे लगेगा, मतलब कौन से कोर्ट में लग सकता है? आप इस टाइप की पिटिशंस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के थ्रू, क्योंकि ये हर इंसान का राइट है, और आरटीआई भी हर इंसान का राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। तो इन सब चीजों के चलते आप तहत अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। मैम, अगला सवाल ममता कोलकाता से पूछ रही है कि उनका तलाक हो चुका है। कोर्ट ने उनके लिए एक खर्च तय किया था मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उनके पति कई महीने से पैसा नहीं दे रहे। उन्होंने कोर्ट में कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार एक नई डेट मिल जाती है उनको। उनकी हालत खराब होती जा रही है। अब वो पूछ रही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह उन्हें जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस का पैसा मिल सके? जी, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे जल्दी भी क्लेम लिया जा सकता है, और मेक श्योर किया जा सकता है कि क्लेम मिले भी। ऐसा तब होता है अगर कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है कि मेंटेनेंस मिलेगी और फिर भी मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, तो सीआरपी सेक्शन 128 के तहत हम एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद मैंडेटरी हो जाता है दूसरे पार्टी को कि वो जल्दी से जल्दी अपने एंड ऑफ द बार्गेन को फुलफिल करे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डेट्स पे डेट्स मिलती रहती हैं और फिर भी एग्जीक्यूशन नहीं होता उस डिक्री का जो कि जज ने प्रोनाउंस की थी। तो ऐसे में हम हाई कोर्ट में स्पीडी ट्रायल या फिर ट्रांसफर एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, जिससे वो चीजें हमें जल्दी हासिल हो सके। इसके अलावा कई बार अगर हमें लग रहा है कि हमें फिर भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हमने अपने सारे कर लिए, तो हमारे पास एक रेलेवेंट ऑप्शन और होता है, जो कि होता है अर्जेंट रिलीफ मांगने का, जो हम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के ले सकते हैं। उससे भी हमें बहुत जल्दी रिलीफ प्रोनाउंस होता है। जैसे कि इसमें बताया गया क्वेश्चन के माध्यम से कि उन्होंने एक खर्च तय कर दिया था कोर्ट ने, लेकिन वो फिर भी नहीं उनको दे रहे थे, तो एक तरह से तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ, कोर्ट की अवमानना हुई। तो ऐसे में भी कुछ प्रावधान है ऐसा जी, का? बिल्कुल होता है। जब आपको कोर्ट ने प्रोनाउंस के, पहली बात तो उनको ये जो सारे एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो मैंने भी आपको बताए हैं, ये इसलिए ही दिए जाते हैं ताकि जो दूसरी पार्टी है वो किसी भी रीजन से अगर मेंटेनेंस को, मतलब जो ऑर्डर उनको दिया गया है उसको वो अपने एंड ऑफ द बार्गेन को फुलफिल नहीं कर पाई है, तो उनको बेसिकली ये चांसेस मिलते हैं कि वो कर दे। और अगर उसके बावजूद वो नहीं करते हैं तो उसके बाद जो भी मुनासिब लगता है कोर्ट उस हिसाब से उनको सजा देती है। सलीम दिल्ली से पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक मकान किराए पर दिया था, लेकिन किराएदार कई महीने से किराया नहीं दे रहा और न ही घर खाली कर रहा है। बार बार कहने पर भी कोई असर नहीं हुआ। अब सलीम परेशान है और पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कानूनी रास्ता है जिसके जरिए वो किराएदार को घर से निकाल सके। मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दो, एक काफी बड़ी समस्या है खासकर मेगा सिटीज में, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया। तो एक रेलिवेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है आज के दिनों में। बिल्कुल। और ऐसे में पता है हमारे पास प्रोविजंस भी काफी सारे होते हैं, पर लोगों को पता नहीं होता कि उनके पास ये सब एक्सेसिबल राइट्स हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत एक एविक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जिससे हम उस टेनेंट को जाने के लिए बोल सकते हैं। अगर टेनेंट पैसे नहीं दे रहा है और घर भी खाली नहीं कर रहा है, तो हम उसको इसी एक्ट के तहत घर विकेट करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। डिस्पाइट दैट कई बार ऐसा होता है कि लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, मतलब काफी निंदनीय है, लेकिन वो कितनी बार धमकाते हैं हमें और ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो इंसान जिसमें नहीं पढ़ना चाहता है यूजुअली। तो ऐसे में हम पुलिस के पास जाके क्रिमिनल केस या फिर एक पब्लिक न्यूसेंस का भी ऑर्डर जारी करके अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और खुद को ऐसे सब मामलों में पड़ने से, ये हमारे बेसिकली राइट्स हैं जहाँ पे हम खुद को डिफेंस ले सकते हैं। मैम, इन मामलों में जैसे कि रेंट एग्रीमेंट होता है कि काफी मायने रखता है, तो ये करवाना ही चाहिए। अगर वो घर खाली नहीं कर रहा तो मतलब वो उस पे अपना कब्जा
फिर बाद में कोर्ट में पेश कर सकता है कि ये मैं यहाँ काफी सालों से रहता था? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए कि अगर मान लो आपने रेंट अग्रीमेंट ही नहीं किया मेरे साथ और अब आप मेरे घर पे कब्जा कर रहे हो, मैं कोर्ट में जाके किस अधिकार से कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एग्जैक्टली मैं क्या बोलूंगी, कब आए थे, क्यों आए थे, मैंने ये तो आप तो बोल दोगे मेरे को इन्होंने गिफ्ट में रहने के लिए दिया था या फिर इन्होंने आउट ऑफ गुडनेस ऑफर हार्ट किया था, एनीथिंग जी। कैन हैपन, राइट। बट अगर हमारे पास एक अग्रीमेंट है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में है जो कि बाइंडिंग और लीगल है, और जब भी हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जो बाइंडिंग और लीगल होता है तो कोर्ट उसको अपहेल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, उसके वायलेशंस में हमें कंपनसेशंस और हमारे राइट्स को भी अपहोल्ड करता है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए कि जब भी आप इस टाइप की कोई चीज करें तो ये जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे अग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, इनको आपको जरूर अवेल करना चाहिए ताकि कभी कोई मिसहैप हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो आपके पास अपने राइट्स क्लेम करने के लिए एक ग्राउंड हो। मैम अगला सवाल श्वेता मिनट से पूछ रही है कि उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर से एक स्किन ट्रीटमेंट करवाया था। पार्लर वालों ने पहले कहा कि ट्रीटमेंट सुरक्षित है, लेकिन कुछ ही घंटों में चेहरे पर जलन और फिर दाग पड़ गए। जब उन्होंने शिकायत की तो पार्लर वालों ने टाल मटोल दिया उनकी बात को। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या वो पार्लर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकती हैं। ऐसे में वो कंपनसेशन तो क्लेम करेंगी ही, पर साथ में मेंटल ट्रॉमा का भी केस फाइल कर सकती है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है जो उनके साथ हुआ है। प्लस उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट उनको रिलीफ भी ग्रांट करता है, यानी कि जो उनको फर्दर ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या डॉक्टर या जो भी है वो भी उनको मिलेगा फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, या फिर जैसा भी केस में प्रोनाउंस होगा सारे फैक्ट्स को नजर करते हुए। जैसे मैम उन्होंने बताया कि उनका जो चेहरा खराब हो गया, तो इसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा वो क्या कोर्ट बोल सकते हैं कि पार्लर वाले देंगे? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें जो नेग्लिजेंस है, जो कि ओमिशन ऑफ एक्ट इंटेलेक्ट हुआ है, वो पार्लर के एंड पे हुआ है। तो डेफिनेटली कंपनसेशन जब उन्हें ग्रांट होगा तो उसमें उनके एंड से उन्हें बिल्कुल ये रिलीफ मिल सकता है। मैम अगला सवाल काजल सूरज से पूछती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से एक कोर्स खरीदा था। कंपनी ने कहा था कि हर हफ्ते लाइव क्लास होगी और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना लाइव क्लास हुई ना बढ़िया कंटेंट मिला। अब काजल जानना चाहती है क्या वो पैसे वापस मांग सकती है, और अगर हाँ तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? बिल्कुल, ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं अपने राइट्स को, अगर आप अवेयर हो तो। कई बार क्या होता है कि हम पूरी फीस भी पेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर देते हैं और फिर भी हमें वो चीज नहीं मिलती, तो उस चीज का रिफंड मांगना हमारा लीगल राइट है। ठीक है, हम कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर जवाब नहीं आता है तो वहां से हम एक प्रॉपर लीगल एक्शन एप्लीकेशन वगैरह उनके खिलाफ भी दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। इसके अलावा हम आईटी सेल में, साइबर क्राइम में भी इस क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात है। और ऐसे में क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रेशर में होते हैं चीजों को, तो इन चीजों से डील करना, आई थिंक उनके ऊपर इस चीज का बर्डन नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके अधिकार है कि अगर आपको नहीं मिला है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस चीज का फुल रिफंड मांगना आपका लीगल राइट है। मैम अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल शिवम कानपुर से पूछते हैं कि उनके रिश्तेदार को पुलिस ने चोरी के शक में पकड़ा था, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने कहा कि उनकी मौत हो गई। परिवार को ना ही मेडिकल रिपोर्ट दी गई और ना ही कोई जानकारी दी गई। ये मौत बहुत ही संदिग्ध लग रही है उनको। अब शिवम पूछ रहे हैं कि क्या इसकी सही और निष्पक्ष जांच हो सकती है, और क्या वो हाईकोर्ट या किसी और संस्था में शिकायत कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और बहुत ही सेंसिटिव भी। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ पुलिस की कस्टडी में होती है तो हम उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं, और ये सिर्फ एक क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट्स का मैटर बन जाता है। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका वायलेशन होता है। ऐसे में हमें सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको निष्पक्ष जांच मिलना अनिवार्य है। लेकिन ये तब होता है जब जो डेथ हुई है वो अननेचुरल, असामान्य या टॉर्चर से के संदर्भ में हो, तो आप ये फॉलोइंग जो राइट्स है इन्हें ग्रांट मांग सकते हैं।
आप हाई कोर्ट में जाके पहले तो रिट पिटिशन डाल सकते हैं, जिसमें आप आर्टिकल 226 के तहत आपको हिबस कॉर्पस या मंडामिस, ये दो हमारी रिट्स होती हैं जो बहुत यूजफुल होती हैं, जिनमें आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है उनके साथ, बॉडी एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एक तो हेल्पफुल टूल है। इसके अलावा नेशनल राइट्स ह्यूमन कमीशन में भी क्या कहते हैं के तहत भी आपको रिलीफ ग्रांट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होंगी आपको कि क्या हुआ है, निष्पक्ष जांच होगी, एसआईटी और सीबीआई में मैटर लेके जाया जाएगा। पहले तो आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे आपको निष्पक्ष जांच की सुविधा प्राप्त होगी। और ये सब मैटर्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इसमें बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो, क्योंकि कई बार चीजें नेचुरली भी हो जाती है पर हम कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम डेविस्टेटेड इतने ज्यादा होते हैं कि हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में तो पर कोर्ट की ऑब्लिगेशन है कि वो किसी पार्टी के साथ गलत नहीं कर सकता है, राइट। तो उसको ऐसी सिचुएशंस में दोनों पार्टीज को देखना होता है, इसीलिए जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको भी सारे राइट्स मिलते हैं कि वो निष्पक्ष जांच की मांग कर सके और ये चैनल्स के थ्रू कर सके। और कोर्ट ये भी देखता है कि क्या सच में टॉर्चर, असामान्य मृत्यु या फिर अननेचुरल डेथ हुई भी है या नहीं। अगर इसमें नेचुरल डेथ हुई होती तो यकीनन वो मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन के माध्यम से वो बता रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ी लग रही है उनको। कई बार लूप होल्स भी कह सकते हो आप सिस्टम के जो आ जाते हैं, बट इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल अगर आपको कोई चीज शंकाजनक लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा भी डाउट है, तो एज इंडिविजुअल्स, एज पीपल, ये हमारा राइट है कि हम इन चीजों को क्लेम करें और हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करें और हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो कि असल में क्या हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट्स मिले, किस प्रकार से ये इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। और कस्टोडियल डेथ इसीलिए भी बड़ा मैटर है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में होता है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेक श्योर करना कि वो इंसान ठीक रहे जब तक एटलीस्ट वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो जब तक वो कोर्ट के पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है, उस टाइम पे डेथ होना एक इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस मैटर बन जाता है। मैम, ये थे कुछ आज के सवाल जो हमारी ऑडियंस ने हमें भेजे थे ताकि हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स से उनको शेयर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और उनकी जो कानूनी दुविधा थी उनको दूर किया। और आप कुछ कहना चाहेंगे अगर हमारी ऑडियंस को, तो आप फ्री मंच आपका है अगर आपको कुछ उनको संदेश देना है तो। आई थिंक हमारी जनरेशन में स्पेशली क्या होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब अवेयर भी हैं। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा टूल है हमारे पास जिससे जो हमारी फील्ड भी नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको ना एक्चुअली में इन चीजों को ना अपने बेटर पे एक्सपेंस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग देम फॉर लेजर, क्योंकि एंड ऑल्सो आई थिंक ये सबको समझना चाहिए। हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि जो हमारे पास राइट्स टू अप्लाई फॉर रिट्स होते हैं, आरटीआई जो होता है, इन चीजों को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट असल में अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो हमें ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल सिटीजन्स बनाती हैं। सो आई थिंक अपनी रेगुलर लाइफ्स में हमको, अगर हम इन चीजों को थोड़ा समझेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी चीजों को समझेंगे, साइबर क्राइम को समझेंगे, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सोर्स है। लॉ इज अ वेरी पावरफुल टूल। सो अगर आप उस चीज की इंफॉर्मेशन अपने लेवल पे लेंगे, सो आरटीआई जैसे जो कुछ प्रावधान है वो सरकार ने एक तरह से ऑडियंस के लिए या यूके जो नॉर्मल इंसान है, ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नेंस और सिटीजन्स के बीच में, तो उन चीजों को अवेल करना आई थिंक बहुत हमें पावरफुल बना देता है। वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र दे रखा है सरकार ने पहले ही। Absolutely. तो ये थे आज के कुछ सवाल। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, आपकी कोई कानूनी दुविधा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें हमारी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। आप हमें हमारी जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं info@thelordwatch.com पर। तो इस प्रकार से आप अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉर्ड वॉइस।